मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का सामंतीपुरा स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि विदित है कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय अब तक नहीं खुल पाए हैं और आगे भी ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक विद्यालय खुलने वाले हैं। इसलिए क्लास 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसके संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% जो पाठ्यक्रम था वो कम कर दिया गया है और इसलिए अब ये प्रयास किया जाएगा सरकार के आदेशानुसार, विभाग के निर्देशानुसार कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर धीरे धीरे बच्चों की कक्षाएं लेकर बच्चों को पाठ्यक्रम से पढ़ाई से जोड़ा जाए ताकि उनमें निरंतरता बनी रहे और बोर्ड परीक्षा की उनकी पूर्ण रूप से तैयारी हो सके। इसलिए इतिहास विषय में हम आज शुरुआत करते हैं। हमारा इतिहास में जो पहला चैप्टर था अध्याय 1, जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इस अध्याय के अंदर मुख्य रूप से 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक इसमें यह था भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। दूसरा इसमें बिंदु था सिंधु घाटी सभ्यता और जो अंतिम इसका जो पार्ट है वो है वैदिक काल से महाजनपद, जिसमें वैदिक काल से लेकर महाजनपद काल तक का जो समय है उसकी समाज के अंदर, तत्कालीन समाज के अंदर उसकी सामाजिक स्थिति कैसी रही है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रही है, उसकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, कला, साहित्य और विज्ञान, ये जो बिंदु है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। इसलिए अब हम इस अध्याय के अंदर केवल मुख्य रूप से 2 बिंदु का अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु इसके अंदर है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत और अगला बिंदु इसके रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए हम पहले बिंदु की चर्चा आज शुरुआत करते हैं। मोटे मोटे रूप से सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी अति आवश्यक है कि जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से बिंदु हैं या कौन से टॉपिक हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे। फिलहाल आज तक की स्थिति यही है। यदि आगे लंबा दौर यदि गुजरा, विद्यालय नहीं खुल पाए तो हो सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम में और कमी कर दे, लेकिन हम आज तक की स्थिति को लेकर हम पाठ्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा जो पहला बिंदु है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, देखिए इसके भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत को मोटे मोटे रूप से 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग इसका यह है, मैं इसको यहां से इसको जोड़ देता हूं। पहला इसका जो भाग है पुरातात्विक स्रोत, जो भारत का जो इतिहास है उसको जानने के लिए जो पहला भाग हमने रखा है वो है पुरातात्विक स्रोत। दूसरा जो इसका है साहित्यिक स्रोत। अब इतिहास को जानने के जो 2 भाग बनाए गए हैं, पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में क्या क्या आता है, साहित्यिक स्रोत की श्रेणी में क्या क्या आता है। देखिए बहुत ही आसान है, आप थोड़ा गौर करके इस चीज के ऊपर थोड़ा जोर दीजिए और मोटे मोटे रूप से इसके लिए आप डायग्राम समझ लेंगे तो निसंदेह ही आप इतिहास की जो रफ्तार है वो आपकी गाड़ी पटरी पे छटने में देर नहीं लगाएगी। चलो देखो, पुरातात्विक जो स्रोत है उसको भी मोटे मोटे रूप से कई भागों में बांटा गया है। पहला इसमें दे रखा है अभिलेख, दूसरा इसमें है उत्खनन से प्राप्त कोई अवशेष, तीसरा इसमें सिक्के, मुद्राएं, मुहर हैं, चौथा इसमें स्मारक है, पांचवा इसके अंदर मूर्तियां व मंदिर है, छठा इसमें श्वेत चित्रकला। अब देखिए अभिलेख क्या होता है।
उत्खनन से जो प्राप्त अवशेष है उसे हमें कैसी जानकारी मिलती है, सिक्के मुद्राएं जो मोहर है उससे हमें कैसी जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में स्मारक में कैसी जानकारी मिलती है, और मूर्तियां मंदिर से कैसे जानकारी मिलती है। देखिए क्या होता है इसमें अंदर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अभिलेख की। अभिलेख क्या? अभिलेख यदि अंग्रेजी में समझना चाहे तो एक प्रकार से रिकॉर्ड होता है। अब रिकॉर्ड प्राचीन काल में जो भी राजा महाराजा थे, जो समाज था, जो भी सभ्यताएं थी, उन सब का कोई ना कोई इतिहास रहा होगा, और यदि इतिहास रहा होगा तो वो निश्चित रूप से चाहे हमें लिखित रूप में मिला हो या लिखित में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस राज्य की, उस तत्कालीन राजा की स्थिति हो, समाज की हो, सभ्यता की, कहीं ना कहीं कोई भी जानकारी हमें मिली है, तो वो हमें इन रूप के अंदर मिली है। अभिलेख की हम बात करें, अब अभिलेख के अलग अलग प्रकार है। देखिए पहला प्रकार इसमें शिलालेख दिया है। शिलालेख क्या होता है? शिलालेख, शिला का अर्थ होता है चट्टान। क्या होता है? चट्टान। और लेख का मतलब लिखा हुआ। पहले क्या होता था, लेखन सामग्री कम उपलब्ध होती थी, तो राजा थे, जो सभ्यताएं थी, वहां के जो व्यक्ति थे, उनकी जानकारी उन्होंने क्या किया, शिलाओं के ऊपर तत्कालीन समाज है की स्थिति का वर्णन कर दिया, खुदाई करते हुए। शिलालेख, शिलाओं के ऊपर जो लेख प्राप्त हुए हैं उनको शिलालेख कहा गया है। अब कैसे शिलालेख, मैं जैसे एक आपको उदाहरण दूं। मौर्य काल का एक राजा था, मौर्य वंश का राजा था, जिसका नाम था अशोक। अशोक ने अपने राज्य की शासन व्यवस्था है, सैन्य प्रबंधन है, इसकी बहुत सारी जानकारी हमें इन शिलालेखों के माध्यम से मिलती है। और इन्होंने, अशोक ने क्या किया था, 14 शिलालेख लिखवाए। अब शिलालेख क्या था, मैं जैसे आपको यूं कहूं, ये बहुत बड़ी चट्टान थी। इस चट्टान पे अशोक ने क्या करवाया, लेख खुदवाया। एक नंबर का लेख खुदवाया, उसमें उसने अपने राज्य संबंधी अलग अलग बातें लिखी। दूसरे नंबर का लेख खुदवाया, उसमें अपने राज्य संबंधी दूसरी जानकारी लिखी। तीसरा लेख खुदवाया, उसमें और तीसरी बात लिखी। ऐसे करते करते उसने क्या किया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कहने का तात्पर्य यही है, एक बड़ी शिला उसने क्या किया, 14 लेख लिखवाए। मतलब एक शिलालेख 14 अपने उसके राज्य से संबंधित 14 प्रकार की जानकारियां मिल रही है। जो कह सकते हैं उसमें 14 लाइनों का लेख लिखा, इसलिए ये हो गया शिलालेख। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 थी, जिससे हमें तत्कालीन समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारियां प्राप्त होती है। अब देखिए स्तंभ लेख क्या होता है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए था। स्तंभ लेख यूं मैं कहूं कि शिलालेख जो बड़े चट्टान का रूप था, स्तंभ लेख क्या था, एक प्रकार का छोटा, यूं कह सकते हैं जैसे ये कोई पत्थर है और उसको काट करके चौकोर बनाकर एक प्रकार के पिलर जिसको बोलते हैं, ऐसी आकृति है।
उसको काट करके उसकी कढ़ाई कर करके ऐसी आकृति में बनाया पत्थर को छोटा। फिर उसने क्या किया, वही बात शिलालेख की तरह पहली बिंदु में अलग बात लिखी, दूसरी में अलग बात लिखी, तीसरी में अलग लिखी, चौथी में अलग, 5 में अलग, 6 में अलग और 7 में अलग। अब देखिए, अब आपके मन में सीधी सी बात है कि आ रहा है कि सर आप केवल यहाँ दौड़ कर रहे हैं, बात क्या थी जी? बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। अगला जो चैप्टर आएगा मौर्य वंश वाला, उसमें हम शिलालेख में तो 14 की बातें कौन कौन सी थी, पहले शिलालेख में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, सभी का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ केवल हम अपना मुख्य बिंदु यही है कि भारतीय इतिहास की जानकारी स्रोत, इसका हमने डायग्राम बनाया है और इसी तरह जो अभिलेख आया है पुरातत्व स्रोत है उसके अंदर जो हम वर्णन कर रहे हैं शिलालेख, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में शिलालेख क्या होता है, स्तंभलेख क्या होता है। शिलालेख आप समझिए, स्तंभलेख ऐसी आकृति के थे जिनके ऊपर राज्य से संबंधित कोई आर्थिक जानकारी, सामाजिक हो, तत्कालीन समाज की स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, उनका प्रशासन कैसा था, उनका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, सब प्रकार की जानकारियां स्तंभलेख में उन्होंने लिखी। और उन्होंने देखिए शिलालेख में 14 लाइनें थी, लेकिन इसमें मैंने उसमें 7। इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्तंभलेख की संख्या कितनी थी, 7 थी। आइए अगला बिंदु इसमें क्या है, गुहालेख। देखिए नाम से विदित है, गुहा बोले या गुहा। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, बड़े बड़े पहाड़ियों में खुदाई करवा के गुफाओं का निर्माण करते थे। गुफाओं का निर्माण करके गुफाओं के अंदर अपने राज्य से संबंधित जानकारियां उसको खुदवा देते थे। वो हो गया गुहालेख। इसका मैं आपको उदाहरण बता दूं। इसका उदाहरण आता है उदयगिरी का गुहालेख। उदयगिरी एक पहाड़ी का नाम है। उस पहाड़ी के अंदर अशोक ने दूसरे राजाओं ने भी उस अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, संप्रति उसका जो पौत्र की श्रेणी में आता है, ये पौत्र ही था अशोक का। उसने भी इन पहाड़ियों में, गुफाओं में अपने राज्य से संबंधित तत्कालीन समाज की जो जानकारी थी उनका वर्णन लिखा है, वो गुहालेख हो गया। अगला आता है मूर्ति लेख। नाम से विदित है कि जो जैसा समाज होगा वह वैसी ही मूर्तियों का निर्माण करेगा। इसलिए एक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मूर्ति संबंधित सभ्यता की है या संबंधित वंश से संबंधित है। और एक अंतिम जो बिंदु है अभिलेख, वो होता है ताम्र पत्थर। ताम्र का सीधा सीधा अर्थ होता है सामान्य भाषा में तांबा। तांबे के पत्थर होते थे, वो पत्थर पतले एक प्रकार से पत्थर जिसको हम कह सकते हैं, माना कैसा पतला था, वो तांबे का बना हुआ था। इसके ऊपर भी खुदाई करवा करके वही जानकारियां, समाज संबंधी जानकारियां मिलती थी। तो ये सब के सब अपन अभिलेख में चर्चा कर रहे हैं। अभिलेख में चर्चा करेंगे पुरातत्व स्रोत। अभिलेख भी इतने प्रकार के होते हैं, इतने शिलालेख आ गया, स्तंभ लेख आ गया, गुहा लेख आ गया, गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे गए वो आ गया। मूर्तियों से हमें तत्कालीन समाज की जानकारियां मिली है। तांबे के जो पत्थर बनाकर उसके ऊपर विभिन्न सभ्यताओं में, राजाओं ने जो जानकारी दी वो ताम्र पत्र लेख हुआ। अब इसका अगला बिंदु होता है उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन का अर्थ होता है खुदाई करना। प्राचीन काल में मैं बात करूं, जब हम ये बात पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था, इसकी खुदाई, इसकी वास्तविक जानकारी 1921 में प्राप्त हुई।
दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल खोदा जिसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा नाम था। इस प्रकार से हमने इन अलग अलग स्थानों की जैसे जैसे खुदाई हुई तब जाकर यह जानकारी सामने आई कि इस स्थान के ऊपर कोई न कोई सभ्यता पनपी हो और उस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। वो इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो स्थान जो मिल रहे थे वो सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। इसलिए इस नदी के किनारे माना कि मैं ये बना रहा हूँ, माना कि ये नदी है, जिसे यहाँ हड़प्पा मिल गया, यहाँ उसके बाद में मोहनजोदड़ो खुदाई, कोट दिल्ली है, बहुत सारे स्थल, ठीक है, रंगपुर है। इसलिए इसका नाम ये पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए अब ये उनसे प्राप्त, इसलिए हमें जानकारी मिली ना इतिहास के बारे में, पूरा काफी शोध ये हो गया कि उनसे जो प्राप्त हमें अवशेष मिले। अब इन स्थानों से जो भी अवशेष मिले हैं अलग अलग प्रकार के, उसी जानकारी मिलती है कि भाई इस सभ्यता के अंदर ये इस प्रकार के पशुओं को पाला जाता था, इसकी तत्कालीन समाज की स्थिति ये थी, इनका रहन सहन ये था। अगला बिंदु आता है सिक्के। देखिए क्या होता है, हर समय में चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो या उसके बाद में वैदिक काल की बात हो, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल का समय हो, उत्तर वैदिक काल के बाद में महाजनपद जो काल आता है जहां से मगध राज्य का उत्कर्ष होता है उसकी बात हो, उसके बाद में गुप्त काल की चाहे बात हो, सभी उस समय जितने भी शासक हुए हैं सभी ने अपने अपने समय में अपने अपने सिक्कों का प्रचलन करवाया है। सिक्के, मुद्राएं और नोट, इनमें जो अंतर है, सिक्का जिस प्रकार से हमारा 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, ठीक है। मुद्राएं होती है नोट जिसको हम कहते हैं, 10 रुपये का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 रुपये का नोट, ठीक है। मोहरे, पहले क्या होता था, नाम सुना कि पहले ये राजा क्या करते थे, जब उसके दरबार के अंदर राजा पसंद होता था अपने दरबारों में किसी व्यक्ति को इनाम के रूप में सोने की मोहरे दिया करते थे। वो मोहरे, इनमें क्या होता था, इन सभी के ऊपर तत्कालीन जो भी राजा या राजवंश होता था वह क्या करता था, अपने समय में अलग अलग प्रकार के सिक्कों का चलन शुरू करता था। अपने सिक्कों के ऊपर चाहे कोई राजा हो, हम उदाहरण दो आप से गुप्त काल में समुद्रगुप्त नाम का जो राजा था उसको वीणा बजाने का बहुत बड़ा शौक था, संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने समय में जो भी सिक्के चलाए उन सिक्कों के ऊपर उसने जो अंकन करवाया वो यह था कि वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का उसने चित्र अंकन करवा दिया उन सिक्कों के ऊपर। इसलिए हमें उन सिक्कों को देखेंगे तो हमें ये जानकारी महसूस होती है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने में वीणा का बहुत बड़ा शौकीन था, लेकिन संगीत का बहुत संगीत बड़ा प्रेमी था, बड़ा संगीत प्रेमी उसको अपन कह सकते हैं। ऐसी जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। यही बात मुद्राओं के ऊपर सकती होती है, अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, मोहरों में मिलती है। स्मारक, स्मारक क्या होता है? देखिए सामान्य से मैं आपको बात करूं, आज के समय में क्या होता है, आप सामान्य से बात समझिए, जैसे अपनी राजस्थान सरकार है और अपने देश के नौजवान अपने देश के लिए रक्षा के लिए दूर दूर सीमाओं पर तैनात रहते हैं। बहुत प्रकार की घटनाएं घटित होती है, आतंकवादी घटनाएं घटित होती है, हमारे जवान शहीद होते हैं। इसलिए उन शहीदों की याद बनी रहे, इसलिए उनकी याद के उपलक्ष्य में सरकारें क्या करती है, स्मारक बनवाती है। इसी प्रकार से पहले प्राचीन काल के अंदर भी एक प्रक्रिया थी, अलग अलग राजवंशों में स्मारकों का निर्माण किया जाता था, उससे हमें तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। स्मारक से मूर्तियां व मंदिर, देखिए
मूर्तियों और मंदिर से भी हमें प्राचीन काल के जो इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। कई समाज ऐसे थे जहां से हमें मूर्तियां नहीं मिली, इसलिए कई समाज ऐसे हैं जहां से बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। मंदिर कुछ मनसून, अब मंदिर की बात करें तो गुप्त काल में जैसे दशावतार का मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, इन मंदिर की जो कलाकारियां थी, कलाकृतियां थी, इनकी दीवार के ऊपर जो अंकन किया जाता था, राजाओं महाराजों से संबंधित जानकारी लिखी मिलती है, तो वो सब के सब किसमें आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। ये मूर्तियां हैं, मंदिर है, इन सभी से हमें इतिहास को जानना, इतिहास को पहचानने में, प्राचीन काल इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है। शैल चित्रकला, ये शैल शब्द पहले आ गया, शैल का मतलब वही शिला होती है, उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है चित्रों के माध्यम से, वही प्राचीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो ये था मोटा मोटा रूप से जो पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें अभिलेख आता है, पहला बिंदु। दूसरा, उत्खनन से प्राप्त अवशेष आते हैं। तीसरा, सिक्के, मुद्राएं, मुहर आ गई। अगला इसमें स्मारक है, मूर्तियां, मंदिर है, शैल चित्रकला। और जो अभिलेख है, अभिलेख के अंदर शिलालेख आता है, स्तंभ लेख आता है, ताम्र लेख आता है, गुहा लेख आता है, मूर्ति लेख आता है। ये तो था पुरातात्विक स्रोत किसका? भारतीय इतिहास की जो जानकारी प्राप्त हुई पुरातात्विक स्रोत के अंदर ये घटक आते हैं। अगर तो दूसरा इसका भाग था मोटे मोटे रूप से साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या होता? इसमें लिखित रूप से पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हमें जो प्राचीन इतिहास की जानकारी मिली है वो सब सब साहित्यिक स्रोत से मिली है। साहित्यिक स्रोतों को भी मोटे मोटे रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला इसमें दिया गया है धार्मिक साहित्य, दूसरा इसमें दिया है धर्मेतर साहित्य। देखिए धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है, धर्मेतर साहित्य में कौन कौन सा पाठ में रखेंगे, सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, डायग्राम बनाया है, ताकि मोटे मोटे रूप से हमें ये समझ में आ जाए भारतीय इतिहास की जो जानकारी के जो स्रोत हैं वो हमें किस प्रकार से हमें मोटे मोटे में समझ में आए, ताकि हमें इतिहास को समझने में बहुत आसानी रहे। मैं सीधी बात करूंगा धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में को भी हमने मोटे मोटे जो तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला इसके अंदर हमने ब्राह्मण साहित्य लिया है, दूसरा इसमें हमने जैन साहित्य लिया है, तीसरा इसमें हमने बौद्ध साहित्य लिया। सीधा ये बता दूं, ब्राह्मण जो साहित्य है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। मतलब यही है, हिंदू धर्म से संबंधित जानकारियां हमें जिन ग्रंथों से मिलती है वो सारी की सारा ब्राह्मण साहित्य के अंदर आएगा। जैन धर्म से संबंधित जानकारी हमें जिन ग्रंथों से मिलती है उनको हमने जैन साहित्य में रखा। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों से हमें जो प्राचीन काल की इतिहास की जानकारियां प्राप्त होती है उसको हमने बौद्ध साहित्य में रखा। अब ब्राह्मण साहित्य के अंदर क्या होता है, इसके भी बहुत सारे पार्ट है। क्या क्या पार्ट है देखिए, वेद, वेद कितने, वेदों की संख्या चार कौन कौन से? प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद उसको ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ब्राह्मण साहित्य वेद चार हो गए। वेद के बाद में आता है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में आता है आरण्यक, आरण्य के बाद में आता है उपनिषद ग्रंथ। ये ब्राह्मण साहित्य के अंदर मैं लिख देता हूं, यहाँ वेदों का अध्ययन किया जाता है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु इसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा बिंदु इसमें आ जाता है आरण्यक ग्रंथ, चौथा इसमें बिंदु आ जाता है उपनिषद।
संख्या 4, जो वेद 4 है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। अब इन सभी के क्या होता है, ऋग्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। इसी प्रकार से ऋग्वेद के आर्य ग्रंथ भी आता है, सामवेद का आर्य ग्रंथ आएगा, यजुर्वेद का आएगा, अथर्ववेद का आएगा और उपनिषद, ये सारा का सारा ब्राह्मण साहित्य में आता है। इसका अध्ययन थोड़ा विस्तार से करेंगे, एक बार मोटा मोटा तो समझते हैं। दूसरा जैन साहित्य है। जैन साहित्य में मैंने आपको बता ही दिया, जैसे भगवती सूत्र ग्रंथ है, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जानकारियां मिलती है। तो हो गई ना, मतलब महावीर, भगवान महावीर के जीवन से संबंधित जानकारियां तो प्राप्त करने का ग्रंथ है, वो भगवती सूत्र आ गया, वो जैन साहित्य के अंदर है। ये तो हमें जानना है कि प्राचीन जो इतिहास में जानकारी स्रोत क्या है। बौद्ध साहित्य के अंदर, बौद्ध साहित्य के अंदर बहुत सारे ग्रंथ हैं, दीपवंश है, महावंश है, इन सभी ग्रंथों से हमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां मिलती है। ये सारा सारा धार्मिक साहित्य था। अब जो साहित्यिक स्रोत में पहला भाग धार्मिक साहित्य था, इसमें ये बिंदु थे। इसके आगे दूसरा जो भाग है उसमें आता है धर्मेंद्र साहित्य, अर्थात इन धार्मिक ग्रंथों के साहित्य के अलावा भी और कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे, कोई कमी नहीं ग्रंथ। अब इनको भी इसलिए लिखा है कि जब तक हम इनको अलग अलग इसका पार्टीशन नहीं करेंगे, अलग अलग इनका डिवाइडेशन नहीं करेंगे, तो ये हमें समझ में नहीं आएगी, सारी खिचड़ी बन जाएगी। इस खिचड़ी को सही पकाने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए हम जो धर्मेंद्र साहित्य है, इनका भी हमने डिवाइडेशन किया है। पहले तो इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ है, दूसरा इसमें विशुद्ध साहित्य ग्रंथ है, तीसरा इसमें विदेशी साहित्य है। अब देखना यह है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर दो ग्रंथ लिख रखे, एक अर्थशास्त्र, दूसरा राजतरंगिणी। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इतिहास में इनका जिक्र बहुत बार आता है। अर्थशास्त्र क्या था, इसके रचयिता कौटिल्य, जिसमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अब इसका रचना करने वाला जो व्यक्ति था वो था कौटिल्य, और वह जिसने मौर्य वंश से संबंधित जानकारी इसने इस ग्रंथ में लिखी है। दूसरा आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, इसकी रचना की थी कलहण नामक व्यक्ति ने, जिसमें प्राचीन काल में जो कश्मीर में जो राजा हुए हैं वहां की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती। ये क्या हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा जो मैंने लिखा है विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, इसमें बहुत सारे आते हैं। काव्य भी इसके अंदर आता है, नाटक इसमें आते हैं, रचनाएं इसके अंदर आती है। और तीसरा बिंदु है विदेशी साहित्य। अब विदेशी साहित्य में क्या है, प्राचीन काल के अंदर बहुत सारे विदेश के लोग भारत के अंदर आए, चाहे वो घूमने के पर्पज से आए हो या किसी बाहर के राजा के शासन के साथ में भारत भ्रमण के लिए आए हो, तो उन्होंने तत्कालीन समाज की जो यहाँ व्यवस्था देखी, उन्होंने क्या किया, यहाँ से व्यवस्था को देख करके लिखना प्रारंभ कर दिया। तो वो होता है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में कौन सा था, अब मैं देखो, विदेशी आदमी यूनान से जो व्यक्ति आया है, उन्होंने जो भारत से संबंधित जो जानकारी के लिए ग्रंथ लिखा है वह यूनानी साहित्य कहलाएगा। दूसरा, चीन से यदि कोई आए हैं, उन्होंने भारत से संबंधित तत्कालीन समाज जो जानकारी जिस ग्रंथ में लिखी है वो चीनी साहित्य कहलाएगा। और तिब्बत से जो लोग आए हैं वो तिब्बती साहित्य कहलाएगा। अब यूनानी साहित्य में कौन सा आती है, चीनी साहित्य में कौन सी आती है,
और तिब्बती साहित्य में कौन सी आती है? देखिए एक एक किताबों का नाम बताऊंगा आपको। यूनानी साहित्य में इंडिका, मेगस्थनीज नाम का व्यक्ति था, वह यूनान का था और भारत आया था। उसने जो पुस्तक लिखी भारत में आने के बाद में, वह लिखी इंडिका, इसलिए वो यूनानी साहित्य हो गया। दूसरा मैं बात करूं चीनी साहित्य की। चीनी साहित्य के अंदर जैसे फाइयान है, हेनसान है, इत्सिंग है। फाइयान है वह भारत के अंदर एक गुप्त राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके समय वह भारत आया और भारत का भ्रमण किया, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन भी किया। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उससे हमें भूतकाल की जानकारी मिलती है फाइयान से, जिसकी किताब का नाम था फोकुकी। और हेनसान जो भारत आया था वह उस समय भारत का तत्कालीन राजा था हर्षवर्धन, ठीक है। तो उसने भी हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया। और इसके बाद में कंग्यूर है, तंग्यूर है, ये सब तिब्बती इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के बारे में ग्रंथ लिखे। और हम उनसे हमें हमारा प्राचीन भारत कैसा था, समाज कैसा था, यानी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, लोगों की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, क्या उनका रहन सहन था, भारत की सभ्यता कैसी रही हो, भारत का धर्म कैसा, इन सभी की जानकारी हमें इन ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। इसलिए भारत का जो वैभवपूर्ण अतीत है उसको जानने के मोटे मोटे रूप से जो स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत हमने 4-5 बिंदु लिखे, उसमें हमने अभिलेख लिखा, उत्खनन से प्राप्त अवशेष लिखे, सिक्के, मुद्राएं, मोहरें लिखी, स्मारक है, मूर्तियां, मंदिर है, शैल चित्र है। इसी प्रकार से जो साहित्यिक स्रोत उसमें हमने धार्मिक साहित्य लिखा, धर्मेतर साहित्य लिखा। धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण ग्रंथ लिखा जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी हमें मिलेगी। दूसरा हमने जैन साहित्य लिखा जिसमें जैन धर्म से संबंधित जानकारी मिलेगी। बौद्ध साहित्य जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलेगी। धर्मेतर साहित्य के अलावा धार्मिक जो साहित्य है इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें तत्कालीन समाज प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कलम की राजतरंगिणी है, ठीक है। विदेशी साहित्य के अंदर यूनानी साहित्य है, चीनी साहित्य है, तिब्बती साहित्य है। विशुद्ध जो साहित्य है जिसमें नाटक आते हैं, नाटक कौन सा, जैसे मालविकाग्निमित्रम ये नाटक है, ये विशुद्ध साहित्य ग्रंथ में आता है। तो आज के लिए हमारा मोटा मोटा रूप से इतना ही है। आप मुख्य रूप से इस बात को जरूर ध्यान रखें, तो प्रथम पाठ उसमें हमें पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं, यह नहीं पढ़ना है इसलिए मैं इसको क्रॉस लगा देता हूँ। आपके किताब में जो पेज नंबर 12 है उसके ऊपर ये बिल्कुल लिखा हुआ है वैदिक काल से महाजन। इसके बाद का जितना भी पोर्शन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, केवल पेज नंबर 12 तक ही पूरा पढ़ना है। ये बीच में है थोड़ा सा 12 नंबर पेज में ये पार्ट में आता है, तो ये जो बिंदु है वैदिक काल से इसके बाद का जो पोर्शन आपकी किताब में वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके पहले वाला पोर्शन है ये पढ़ना, इसके अंदर 2 बिंदु आएंगे, भारतीय इतिहास की जानकारी स्रोत आएगा, उपलब्धियां सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैंने आपको आज ये बताया है, इसका आप बुक में अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद में कल मैं आपको थोड़ा सा, जैसे हमने ब्राह्मण साहित्य की बात की, लगभग मैंने ये मोटा मोटा ये बता दिया है, लेकिन तो धार्मिक साहित्य की बात, इसमें हमने जो ब्राह्मण साहित्य है इसमें जो हमने जो वेद है, वेद में ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, इनका विषय क्या है, इनमें क्या क्या बात है, इसका थोड़ी सा हम कल करेंगे। जैन साहित्य के एक में अब ग्रंथ है और बताएंगे कल कौन से ग्रंथ में क्या बात थी, वो साहित्य इसी पर चर्चा करेंगे। और कुछ मोटे मोटे रूप से थोड़े ग्रंथ हम इधर लेंगे। तो आज आप इस टॉपिक का अध्ययन करोगे पूरा यहाँ तक किताब के अंदर, ताकि कल जब मैं दोबारा अगला टॉपिक लेकर आऊंगा पुनः विस्तार से जरूर इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं जैसे ही आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आपको बात जो फटी हुई होगी
आपके दिमाग में स्थायी रूप से फिट हो जाएगा। तो आप इसका ध्यान करना, और इसके जो ही अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर, क्लास ग्रुप के अंदर प्रश्न डालूंगा। आपको होमवर्क करना है। प्यारे बच्चों, इस महामारी का बिल्कुल पता नहीं है ये कब तक रुकने वाली है, कब अपनी स्कूल खुलने वाली है, इसलिए हमें अब पढ़ाई से बिल्कुल जुड़ना है। और अपन तभी जुड़ पाएंगे जब हमें क्या होगी, निरंतरता होगी। निरंतरता कब होगी, अपना क्लास लगेगी, लेसन आपके पास में आएगा, आप उसको वहां पर अध्ययन करोगे। अध्ययन करने के बाद में हो सकता है बहुत सारी बातें आपकी समझ में नहीं आई हो, तो आप उसका पुटअप भी आपको क्या पूछना है जानकारी मुझसे प्राप्त कीजिए। होमवर्क आपको दिया जाएगा, होमवर्क आपको करना है और मुझे होमवर्क आपका दिखाना है, मैं आपको होमवर्क शेयर करूंगा। तो ये अब हमें पढ़ाई से जुड़ना है, हमें निरंतरता बनानी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।